क्या है, लिखना चालू कर दीजिए, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। पहला जो यहां पर शब्द है भौतिक प्रदेश, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, जो हमारा देश है ना, इसका विस्तार आप देख सकते हैं। यहां से स्टार्ट करके यहां तक देखिए, यहां से स्टार्ट करके यहां तक देखिए, और यह द्वीपीय क्षेत्र देखिए, और इनकी चट्टानों को, इनके बनने की प्रक्रिया को देखेंगे तो इसमें काफी ज्यादा अंतर दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, मिठाई की दुकान में आप जाते हैं, है तो सभी मिठाइयां हैं, लेकिन वह अलग अलग रूपों में है, उनकी मिठास अलग है, उनका स्वाद अलग है। ठीक इसी तरह से यह हमारा देश है ना। इस देश की जो भूमि है यह काफी ज्यादा विस्तार रखती है, और इस जो कि भूमि प्रदेश के जिन क्षेत्रों में जिस तरह की चट्टानें, जिस तरह की भू आकृतियां पाई जाती हैं, वह उस क्षेत्र का भौतिक प्रदेश हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए, हम सबसे उत्तर की ओर से स्टार्ट करते हैं। यह वाला जो भाग है यह हमारा हिमालय भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये वाला पूरा भाग और यह भाग। तो यह क्या है, इसकी संरचना एक जैसी है। यह हमारा एक क्या है, पर्वतीय भाग है, और यहां पर हिमालय और उसकी जो है कि रेंज हमें देखने को मिलती है। अर्थात यह जो इसकी जो विशेषताएं हैं वह इस द्वीपीय क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा दक्षिण की ओर आते हैं, तो दक्षिण की ओर आएंगे तो हमें यह प्रदेश देखने को मिलेगा, और यह जो प्रदेश है इसकी जो विशेषताएं हैं यह बिल्कुल अलग हो जाती हैं हिमालय प्रदेश से। यह कौन सा प्रदेश है? यह भारत का मैदानी प्रदेश है, और भारत के मैदानी प्रदेश की विशेषताएं अलग। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और दक्षिण की ओर चलते हैं तो हमें ये मिलता है, यहां पर ये देखिए, ये हमें मिलता है प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग, और जो प्रायद्वीपीय पठार है यह इन दोनों से और इससे भी बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर आइए, यह हमारा तटवर्ती क्षेत्र, तटवर्ती मैदान, और ये जो तटवर्ती मैदान और क्षेत्र वाला भाग है इसकी विशेषताएं क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो हम इसको भी देखेंगे। और फिर इधर दक्षिण की ओर एक विशिष्ट जो है कि भौतिक प्रदेश पाया जाता है जिसका नाम है थार मरुस्थल का क्षेत्र। तो यहां पर अब जो हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, हम इसमें क्या करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों को लेंगे, देखेंगे ये कैसे बने हैं, कौन कौन सी आकृतियां हैं, और इनसे जुड़े कौन कौन से फैक्ट और कॉन्सेप्ट्स हमारे जो है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो जितना भी कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे देश के भौतिक प्रदेशों को देखना है। इसी में हम देखेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या होता है, ग्रेटर हिमालय कहां पर है, मिडिल कहां पर है, शिवालिक कहां पर है, मैदानी क्षेत्र कहां पर है, मैदानी क्षेत्र में भी सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी क्षेत्र। ठीक इसी तरह से जो है कि आगे चलकर हम इस तटवर्ती और डेल्टा वाला क्षेत्र देखेंगे। तो ये सब चीजें हम डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। चल ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके भारत के भौतिक प्रदेशों को देखते हैं। जैसा कि अच्छा, यहां पर कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जो है ना, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास होती है उसमें आप जैसे लिख कर पढ़ाते हैं वैसे ही यहां पर पढ़ाइए। अच्छा, जब मैं वहां पर लिख कर पढ़ाता हूं तो बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर जैसा आप इंडियन ज्योग्राफी में कुछ कुछ चीजें स्क्रीन पर आती हैं तो हमें नोट्स बनाने का समय मिल जाता है, ऐसे पढ़ाइए। तो देखिए, जनमत क्या है, डिवाइड है, और इसी के कारण हमने दो अलग अलग फॉर्मेट अपनाए हैं, लेकिन दोनों फॉर्मेट में जो मेरा स्पेशलाइजेशन है वह है समझाने का, ना कि फैक्ट को उगल देने का। तो दोनों जगहों पर दिखेगा। तो दोनों जगहों के क्लासेस को आप लेकर चलिए, और दोनों ही जगहों पर मैं आपको वही क्वालिटी दे रहा हूं जो मुखर्जी नगर के 2 लाख रुपए फीस देकर आपको कोचिंगों में मिलता है। हाँ, ये जरूर है कि अभी आपको, चूंकि ये सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो आप इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस दिन आपको मेरी इसी प्रकार की कोई एक क्लास आपको करनी पड़ जाएगी और उसके लिए जब आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि वास्तव में सर ने कितनी बड़ी चीज हमें निःशुल्क दे दी। इसी बात पे अगर आपको हमारी मेहनत अब दिखेगी तो सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। आइए
तो जैसा कि हम देख सकते हैं भारत का जो भौगोलिक विस्तार है व्यापक है। व्यापक का मतलब है कि हमारा जो भौगोलिक विस्तार है, जो क्षेत्रफल है, वो माना जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। ये हमारे देश का क्षेत्रफल है। अब ये इतना बड़ा जो क्षेत्रफल है, स्वाभाविक है इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण न तो एक समय हुआ होगा, ना तो एक समय हुआ होगा, ना ही एक प्रकार से हुआ होगा। माफी चाहता हूं। एक प्रकार का मतलब यह है कि अभी हम देखेंगे कि जो हमारे पर्वतीय भाग हैं वो अलग प्रक्रिया से बने हैं, जो मैदानी भाग हैं वो अलग प्रक्रिया से बने हैं, जो द्वीपीय भाग हैं। इस सुबह सुबह बच्चों हमको, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को ना मैं अपनी जान भी दे दूं ना एकदम निकाल कर, तब भी उनको संतुष्टि नहीं होगी। वो कहेंगे गुरुजी एक दो बार और मरो, मरने के बाद भी बोलेंगे, इसलिए उनकी बद्दुआएं लग जाती हैं। हमें जो है कि व्हाट्सएप पर लगभग अब आप में से 10,000 लोग जुड़ गए हैं व्हाट्सएप पर। तो हमें कुछ टीम ने, चूंकि सबके मैसेज भी नहीं आ पाते, हम लोग देख भी नहीं पाते, तो हमने जो है कि हमारी टीम ने कुछ मैसेज देखा है। वो बच्चे कुछ अलग ही लेवल पर नाराज हैं और उनकी बद्दुआएं मुझे मिल रही। देखो जुकाम हो गया, तो आपका प्यार मुझे चाहिए, है ना, ताकि दोनों चीजें बैलेंस हो सके। बद्दुआएं पता है क्यों मिल रही हैं? कि सर हमने आपको कॉल किया, फोन नहीं उठाया आपने। एक क्लास बनाने में 6 घंटे का समय लगता है और हम 4 क्लास ले रहे हैं। सोच लो कितना कठिन काम है। चलो अभी नहीं समझोगे ना। तो हमने कहा इसका जो निर्माण है ना तो एक समय हुआ होगा और ना ही एक प्रकार से हुआ होगा और ना ही इनकी विशेषताएं एक जैसी होंगी। इसी के कारण हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भौतिक प्रदेश मिलते हैं, उनकी विशेषताएं अलग हैं, वहां पर होने वाली घटनाएं अलग हैं, वहां पर मिलने वाले जो तत्व हैं, खनिज हैं, वो भी हमें अलग अलग रूपों में देखने को मिलेंगे। भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय, अर्थात यह जो हिमालय क्षेत्र है, यहां पर हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। और जैसा कि आपको पता है यह हिमालय प्रदेश यहां तक है। तो इसी के कारण इसको देखो, ये कौन सा हो गया पूरब वाला भाग, तो लिखा है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय, अर्थात इस हिमालय को तो देखना ही है। यहां का जो पूर्वोत्तर का हिमालयी भाग है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ये रहा उत्तर का विशाल मैदान। जब हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं तो इसका मतलब सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए मैदान को हम डिस्कस करेंगे, उसकी विशेषताओं को देखेंगे। फिर हम भारतीय मरुस्थल अर्थात इंडियन डेजर्ट वाले भाग को देखेंगे, फिर प्रायद्वीपीय पठार को देखेंगे, तटीय मैदान को देखेंगे और भारत के द्वीप समूह को देखेंगे। और ये 6 हमने भौतिक प्रदेश देख लिए तो समझ जाइएगा आपके लिए बहुत सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या हो चुका है, आ चुका है, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा। चलो देखिए, भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 10% भाग पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा। अब ये जो क्लासिफिकेशन ये भी देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। अब यहीं से आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तैयार हो गए, अर्थात जो हम अपना देश देख रहे हैं, इस देश के अगर कितनी प्रतिशत एरिया पर पर्वतीय भाग है ये आपसे पूछ लिया जाए तो लगभग 10% भाग पर हमें पर्वतीय विस्तार देखने को मिलेगा। वहीं 18.6% भाग पर पहाड़ियां देखने को। पहाड़ियां क्या हो, जैसे आपने सुना होगा एक होता है पर्वत, एक होता है पहाड़। पर्वत की ऊंचाई ज्यादा होती है, उससे कम ऊंचाई वाले जो पर्वतीय भाग होते हैं उनको पहाड़ी बोल दिया जाता है। तो पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वह कम होती है। और अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में बहुत सी ऐसी चोटियां मिलेंगी जिनकी औसतन ऊंचाई 800-900 मीटर होगी। 1000 मीटर से कम ऊंची चोटियों को सामान्यतः पहाड़ी बोल दिया जाता है। 1000 मीटर से कम ऊंची चोटियों को या पर्वतीय भाग को या पठारी भाग को पहाड़ी में कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27.7% भाग पर पठारी क्षेत्र, और ये जो पठारी क्षेत्र है ये वाला भाग हमें देखने को मिलेगा, ये वाला पठारी क्षेत्र। और आप देख सकते हैं एक बड़े हिस्से पे ये देखने को मिलेगा। 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र का हमें विस्तार देखने को मिलेगा। और ये जो मैदानी क्षेत्र है यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे इस तरह से, और
ये पूरा तटीय मैदान भी इसी में शामिल हो जाएगा। तो इतने प्रतिशत एरिया पर हमें इस प्रकार की आकृतियां देखने को मिलेंगे। इन सबको जोड़ देंगे तो हमें क्या होगा, 100% पता चल जाएगा किस हिस्से में किस प्रकार की आकृति है। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा भौतिक प्रदेश है वह कौन सा है, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय। अर्थात इस हिमालय क्षेत्र और उसकी विशेषताओं को हम देखने और समझने जा रहे हैं। अब देखो, चूंकि यहां पर यह जो प्रदेश है इसमें बहुत छोटे छोटे से स्थान आएंगे, पर्वत आएंगे, चोटियां आएंगे, तो इनको कैसे याद करें। मेरे पास इतना मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है या दूसरे समय नहीं है, क्योंकि अगर मैं हर चोटी दिखाने लग जाऊंगा यहां पर तो ये जो एक क्लास जो है कि 1 घंटे क्लास वो 10 घंटे में कंप्लीट हो पाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सब लोग एटलस ले लीजिए। आप सबके पास एटलस है? सबके पास एटलस है? प्लीज एक बार बता दीजिए, एटलस है सबके पास? आप सबके पास एटलस है कि नहीं? सब लोग बता रही एटलस है? खोल लीजिए, सब लोग एटलस खोल लीजिए। और जिनके पास एटलस नहीं है तो देखो, अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी खर्च कर रहे हो तो यहां तो पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कुछ पैसा खर्च कर लीजिए। कहां पर? इस एटलस पर। तो आज ही जिनके पास एटलस नहीं है उनके लिए पहला होमवर्क होना चाहिए, पहला काम होना चाहिए, क्लास खत्म होने के बाद सबसे पहले उस दिशा में मुंह करके आगे बढ़ेंगे जिस दिशा में एड्रेस मिलता होगा, और कसम खाकर जाइएगा कि लेकर ही आना है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? हां, अब देखिए, अगर आपके पास कोई एटलस है, कोई भी है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप नया एटलस लेने जा रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लीजिएगा। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लीजिएगा। अगर आप नया लेने जा रहे हैं तब की मैं बात बता रहा हूं, है ना। अगर आपके पास कोई है, कोई भी है तो चल जाएगा। अगर लेने ही जा रहे हैं तो आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लीजिएगा, उसमें एंट्री आसानी से मिलेगी। और उसमें भी मैं कहूं तो इंग्लिश वाला लीजिएगा। ठीक है? इंग्लिश वाला। इंग्लिश से इतना मत भागो कि वो आपको दौड़ा दौड़ा कर पीटे, क्योंकि आपको क्या करना है, कंपल्सरी इंग्लिश का पेपर भी देना, इसलिए इससे बचना नहीं है, भागना नहीं है, इसको टैकल करना है। चलिए, तो अगर आपके पास एटलस है तो यह जो क्षेत्र है ना, इसको एक बार हाईलाइट कीजिए। ये जो क्षेत्र मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, आप अपने एटलस में हाईलाइट कीजिए। इसी क्षेत्र को लिखा जाता है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक है? और उत्तर क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि हमारे देश के उत्तरी भाग में है। पूर्वी क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि इसका एक विस्तार हमें पूरब की ओर भी देखने को मिलता है। उत्तर, पूरब, पश्चिम तो पता है ना, ये तो बेसिक चीज है ना। ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है? भारत के सबसे उत्तर में नवीन पर्वतीय क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे। ये वाला भाग है नवीन। अब प्रश्न आएगा कि हम इसको नवीन क्यों कह रहे हैं। इस वजह से नवीन कह रहे हैं क्योंकि अगर हम इस प्रायद्वीपीय पठार को देखें, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? यह पुराना है, बहुत पुराना। और प्रायद्वीपीय पठार के बहुत बाद जो है कि इस हिमालय का निर्माण हुआ। आगे अभी बताऊंगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय का निर्माण हुआ अर्थात इसका जो निर्माण है, यह भारत के जितने भौतिक प्रदेश हैं उनमें यह नवीन माना जाता है। ऐसा नहीं है इसके बाद हम देखेंगे ये जो मैदानी प्रदेश है इसका विस्तार होगा, विकास होगा, तटीय क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में यह नवीन है, इसलिए इसको नवीन पर्वत बोला जाता है। दूसरी चीज, अगर विश्व में हम पर्वतों का वर्गीकरण देखें, विश्व में हम पर्वत जो देखते हैं, तो विश्व में हम जो बड़े बड़े पर्वत देखते हैं, जैसे रॉकीज देख लीजिए, एंडीज देख लीजिए और हिमालय देख लीजिए, आल्प्स देख लीजिए, तो ये सब क्या है? नवीन पर्वत माने जाते हैं। अर्थात ये जो पर्वत हमको दिख रहे हैं यह बहुत पुराने नहीं है, यह पृथ्वी के निर्माण के समय ये नहीं थे, यह अभी कुछ लाख वर्ष पहले ही बने हैं। अर्थात ये बाकी जो पठारी भाग है, जो चट्टानी भाग है, वो पहले बन गए थे, और ये इस प्रकार के पर्वत, चाहे रॉकेज को देख लीजिए, एंडीज को देख लीजिए, हिमालय को देख लीजिए, वह बाद में बने, इसीलिए इसको लिखा जाता है नवीन पर्वतीय क्षेत्र। अभी मैं आगे बताऊंगा इसी में कुछ देर बाद ही कि ये कैसे बना। ठीक है? थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो हमने कहा कि नवीन पर्वतीय क्षेत्र, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए।
इसका जो विस्तार है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो देखिए, क्या ये इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर है कि नहीं? सब लोग बताइए। अब मेरा प्रश्न ये आएगा कि हमने इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व क्यों बताया, हमने इसको पूर्व से पश्चिम क्यों नहीं कह दिया? जो सही आंसर बताएगा उसको हमारे तरफ से एक चॉकलेट मिलेगा। बताइए, हमने ये पूर्व से पश्चिम क्यों नहीं बोल दिया इसको? सेशन को लाइक और शेयर करते रहो बच्चे, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। कोई बताए, बातचीत बाद में कर लीजिएगा, पहले मेरा आंसर दीजिए कि आखिर इसका विस्तार हम पूरब से पश्चिम हमने क्यों नहीं लिखा? जल्दी जल्दी बताइए। सर ईस्ट की ओर विस्तार अधिक है। अरे नहीं, ये बात नहीं। अच्छा, आप सब लोग ट्रेन में बैठे होंगे ना, ट्रेन में तो बैठे होंगे, और जब ट्रेन में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि ट्रेन जो है जिधर जाती है उधर ही उसका नाम होता है ना। मान लो दिल्ली से हावड़ा की ओर जाएगी, है ना, तो दिल्ली से जब हावड़ा अर्थात पश्चिम बंगाल की ओर जाएगी तो उसका नाम अलग होगा, और जब वो हावड़ा से दिल्ली की ओर आएगी तो उसका नाम अलग होगा। आपने सुना होगा डाउन और अप ट्रेनों के संदर्भ में। तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या है, यह जो भाग है ना, ये ऊंचा भाग है, और इस ऊंचे भाग से जब हम इधर आते हैं तो हम क्या होता है, एक तो अभी हम आगे चलकर देखेंगे, यह वाला जो भाग है इसको हम जैसे ही क्रॉस करते हैं इसकी औसतन ऊंचाई कम हो जाती है। दूसरा, यहां पर यह उच्च अक्षांश है। अगर आप यहां पर अक्षांशीय रेखाओं को ऐसे खींचें तो देखिए यहां पर क्या होता है, उच्च अक्षांश से हम निम्न अक्षांश की ओर आते हैं। तो इसलिए चूंकि कोई भी चीज जब ऊपर से ऊंचाई से उतरती है तो वही नामकरण किया जाता है। जैसे ट्रेन जब क्या होती है, किसी जो भी आपने देखा हुआ ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर, तो वहां पर समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है। तो जब अधिक ऊंचाई वाले भाग से कम ऊंचाई वाले भाग की ओर जाती है ट्रेन तो उसको डाउन बोला जाता है। ठीक इसी तरह से यहां पर उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर हम जब हम पूरब की ओर जा रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाते हैं। इसीलिए इसको क्या लिखना ठीक रहेगा, पश्चिम से पूरब, ना कि पूरब से पश्चिम। क्लियर? चल ठीक है। तो इसका जो विस्तार है वो पश्चिम से पूरब की ओर है तथा आगे चलकर ये दक्षिण की ओर हो जाता है, अर्थात ये ऐसे आता है और ऐसे आकर फिर ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो ये जो दक्षिण की ओर मुड़ा भाग है ये किसका है, हम देखेंगे हिमालय का ही भाग है। इसी को अराकानियोमा के नाम से हम देखेंगे। इसी को पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यह सबसे पहले पश्चिम से पूरब, और फिर देखिए उत्तर से दक्षिण। यहां पर भी देखो, यहां पर भी उत्तर से दक्षिण लिखा जा रहा है, दक्षिण से उत्तर नहीं लिखा जा रहा है। अर्थात हम ये नहीं लिख सकते कि पहले दक्षिण से उत्तर जाता है और फिर पूरब से पश्चिम जाता है। क्लियर है? अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप कॉपी में लिखते हो, आप में से अधिकांश लोग तो अभी लिखना ही चालू नहीं किए। उनको तो लगता है कि वो तभी लिखेंगे जब पूरी जानकारी उनके पास हो जाएगी, 2 साल 4 साल पढ़ लेंगे, और ये बहुत बड़ा क्या है, गलत फहमी है। हालांकि सभी लोग गलत फहमी से एक ही समय बाहर निकल पाए तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ पाएगा, है ना, एकदम कंपटीशन तेजी से बढ़ जाएगा। इसलिए कुछ लोग गलत फहमी में रहते ही हैं, वो 3 साल 4 साल गलत फहमी में रहते हैं कि पहले पढ़ेंगे फिर बाद में लिखना चालू करेंगे, और इस चक्कर में वो कभी लिख ही नहीं पाते क्योंकि जो आपके अंदर का डर है वो लिखना ही नहीं था। लेकिन जो लोग लिखते हैं उनको पता है कि शब्दों का जो जाल होता है, ये शब्दों का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। अगर आपने इसी को दक्षिण से उत्तर लिख दिया, पूरब से पश्चिम लिख दिया, एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि आपने चीजों को रट लिया है, कहीं से दिमाग नहीं लगाया। दिमाग लगाते तो इस प्रकार की मिस्टेक हो ही नहीं सकती थी। ठीक है, यह पर्वतीय भाग पामीर के पठार के दक्षिण। अब देखो इधर की ओर जाए तो जिनके पास भी एटलस है, यहां पर देखिए पामीर का गांठ आपको दिखेगा, पामीर का पठार या पामीर नॉट देखने, नॉट गांठ इसको बोलते हैं ना। जैसे आप सब लोगों ने
टाई देखा होगा, टाई, तो टाई को देखते हैं तो उसकी नॉट बन जाती है, यहां पर गांठ बन जाती है। ठीक इसी तरह से यहां पर देखेंगे तो पामीर क्षेत्र, यहां से ही आपको कराकोरम, इधर कुनलुन पर्वत, इधर जो है कि हिंदू कुश, बहुत से पर्वत निकलते हुए यहां से दिखाई देंगे। तो जैसे कि आपने सुना होगा यहां पर एक देखिए पश्चिमी घाट पर्वत, यहां पर पूर्वी घाट पर्वत, और दोनों कहां पर, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो इसको नीलगिरी गांठ बोलते हैं। ठीक इसी तरह से यह है पामीर क्षेत्र। अब जिनके पास एटलस है, तुरंत आपका जो फोकस होना चाहिए, पूरा जो चीज मैं बताऊं हर चीज को एटलस में देखना है, स्क्रीन पर भी देखना है, एटलस में, और देखो यही सबसे बेहतर आउटपुट होता है। इसी तरह से चीजों को आप करते चलो, आपके सामने क्या मजाल कोई टिक जाए, समझ रहे हो, कोई नहीं टिक सकता। बस आपको क्या करना है, जैसे मैं बताऊं ऐसे क्लास में टिके रहना है। बाकी भागने वाले आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जिनको क्लास की गुणवत्ता नहीं पता, जिनको लेबल नहीं पता। हाँ, कल एक कमेंट और आया कि सर आप 2 घंटे में ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दो, तो हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हम समझ गए बच्चा एसएससी का है, लेकिन यहां पर आईएएस की क्लास में एसएससी वाला क्लास नहीं चल सकता। चलेगा, बाद में चलेगा, देखेंगे, ठीक है। तो ये पर्वतीय भाग है, पामीर के पठार के दक्षिण से प्रारंभ होकर यह भारत, तिब्बत, अच्छा अब देखो तिब्बत और ब्रैकेट में लिख दिया गया है चाइना। तो हमारा जो ये हिमालयी भाग गुजरता है, यह कहां से, तिब्बत वाले भाग से गुजरता है, लेकिन ब्रैकेट में हमें चीन लिखना होगा, क्योंकि भारत ने क्या किया है, जैसे कि आपको बताया था हमने, पंचशील समझौता करते समय ही, पंचशील समझौता करते समय भी इसको, तिब्बत को जो है कि चाइना का भाग मान लिया गया था। खैर, तो यह जो पामीर के पठार से पर्वतीय भाग निकलेगा, है ना, भारत, फिर जो है कि तिब्बत वाले भाग ब्रैकेट में चीन से होते हुए आगे यह नेपाल की ओर, देखो नेपाल, फिर भूटान की ओर होते हुए म्यांमार तक जाएगा। फिर से वही बात, हम ये नहीं लिख सकते कि हिमालय म्यांमार से होता हुआ, भूटान से होता हुआ, नेपाल और चाइना से होता हुआ भारत के पश्चिमी भाग में जाता है, नहीं, हमें क्या करना होगा, दिशा जरूर स्पष्ट रखनी होगी। तो ये हमारा पर्वतीय भाग है। यह पश्चिम में सिंधु नदी के महाखंड। अब देखो यहां पर देखिए सब लोग, क्या सिंधु नदी दिख रही है, ये देखिए इंडस लिखा हुआ है, सब लोग एटलस देखिए, और आपके पास एटलस नहीं है तो एक एजुकेटर आपसे कह रहा है, और बहुत दिल की गहराई से कह रहा है कि पहला काम होना चाहिए एटलस ले लीजिए। जिन लोगों के पास एटलस नहीं है, जिन लोगों के पास सिलेबस नहीं है, तो मतलब समझ ही लो, फिर तैयारी करके आप बस आप तैयारी ही कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। यह आप सबको मिला, इंडस नदी मिली, इंडस नदी, सिंधु लिखा होगा हिंदी में, सिंधु लिखा होगा, सब लोग बताइए, मिला, सबको मिला, ठीक। अब देखिए, अब ये सिंधु नदी है और यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है गॉर्ज, ठीक है, और हिंदी में लिखा जाता है महाखड्ड। जैसा कि महाखड्ड नाम से कुछ स्पष्ट हो पा रहा होगा, महाखड्ड मतलब कोई बहुत गहरा भाग, समझ रहे हैं, महाखड्ड का मतलब कोई बहुत गहरा भाग। अब बहुत गहरा भाग, बहुत गहरा भाग बनेगा कैसे, एक चीज समझिए। मैंने यहां पर क्या किया, एक देखिए, रुकिएगा, इधर से जो है कि एक पानी जा रहा था ना, मान लेते हैं बारिश हुई और पानी ने क्या किया, एक रास्ता बना लिया। अब ये जो पानी जो जा रहा है ना, यहां पर मेरा घर है, ये मेरा घर है, और यह पानी है, पानी का स्रोत है, नाली कह लीजिए, किसी भी वर्षा का जल है, इधर से जा रहा था। मैंने क्या किया, यहां पर थोड़ा सा मिट्टी डाला, इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, मिट्टी डाला, और मिट्टी से हमने रोकने का प्रयास किया, लेकिन और वर्षा हुई और इसने क्या किया, इसको और काट दिया। मैंने कहा ठीक है, तुम काटोगे, हम मिट्टी डालेंगे। हमने क्या किया, और मिट्टी बढ़ा दी, ठीक, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इसको काटता हुआ चला जा रहा है, और जैसे जैसे ये क्या कर रहा है, काटता जा रहा है, मैं मिट्टी डालते जा रहा हूं, ये काटता जा रहा है, तो मिट्टी क्या होगा, ढेर ऊपर उठता चला जाएगा, और बीच में से ये क्या हो रहा होगा, पानी काटकर इसको आगे बढ़ेगा। अब देखो, जब ये बहुत ऊंचा हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमारे मिट्टी डालने का मतलब ही क्या, ये बीच में से ये जो नदी है या ये जल है, ये तो ऐसे बह रहा है और दोनों तरफ वो भाग
ऊपर उठते ही चले जा रहे हैं। अर्थात मिट्टी हम डालते हैं तो देखो मिट्टी यहां से लेकर यहां तक आपने डाला, ये वाला भाग तो ऊपर उठ ही रहा है, ये भी आप इसको भी चाह रहे थे कि ये भी भरकर ये भी ऊपर उठे, लेकिन क्या होता है, आप मिट्टी डालकर आते हो, अगले दिन 2 दिन में फिर से क्या करता है, पानी इसको काट देता है। अब देखो जब आप ऐसे आपने देखा कि यहां पर एक गहरी खाई, एक जो है कि गड्ढा टाइप का बन गया है, दोनों तरफ के भाग ऊपर उठ गए, बीच में पानी क्या कह रहा है, बह रहा है। ऐसा आपने देखा होगा, है ना, यही चीज होता है। अब इसी तरह से समझिए, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी यहां से प्रवाहित हो रही है, इस तरह से देख सकते हैं, ये नदी ऐसे आगे बढ़ती, ठीक। और जब नदी ऐसे आगे बढ़ रही है, उसके बीच से कोई पर्वतीय भाग ऊपर उठने लगे। जैसे इसको भी समझने के लिए आप क्या करो, पानी टोटी लो, टोटी से ऐसे प्रेशर छोड़ो, ऐसे प्रेशर छोड़ो। अब देखो टोटी से ऐसे पानी निकल रहा है प्रेशर के साथ, बीच में क्या करो, केक लाओ, जन्मदिन वाला जो केक होता है ना, उसको ऐसे ऊपर लाओ। अब देखो जैसे जैसे ऊपर लाओगे, वो केक को पार करके क्या होगा, बीच में केक को 2 भागों में डिवाइड कर देगा, ऐसे से ऊपर लेते जाओ, और पानी का प्रेशर निकल रहा है, वो क्या करेगा, केक को काट देगा। अब देखो केक क्या हो चुका है, 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। जिस तरह से केक 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, ठीक इसी तरह से ये जो पर्वतीय भाग ऊपर उठ रहा था, इसी समय इस नदी ने इसको काटना चालू कर दिया। नदी काटती चली गई और ये ऊपर उठता चला गया, तो 2 चीजें हो रही, एक तो नदी भी क्या कर रही थी, कटाव करके उसको गहरा कर रही थी, दूसरी तरफ से पर्वत भी ऊपर उठ रहा था, और इन दोनों ही वजहों से बीच में एक गहरी खाई या खड्डा जैसी एक जो है कि गहरा नाला जैसी संरचना बन गई। तो गॉर्ज का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है गॉर्ज, जब नदी लंबवत कटाव करे और लंबवत कटाव से एक गहरी संरचना का विकास हो जाए, तो उसको बोलते हैं गॉर्ज। जैसे मान लो यह कोई भाग है और इस भाग में कुछ नदी ने ऐसी गहरी खड्डा बना दिया, अर्थात यहां पर एक गहरा भाग बना दिया, इधर से नदी आ रही थी, इस तरह से इसको काटकर निकल गई, तो ऐसे भाग को बोलते हैं गॉर्ज। तो अब देखो यहां पर भी गॉर्ज है, अर्थात यह नदी सबसे हमारा यहां पर देखेंगे तो पश्चिमी भाग, यहां पर सिंधु नदी ने इसी प्रकार के एक खड्डे का, एक गहरे भाग का निर्माण किया। अब आप प्रश्न करेंगे कि सर इसने इतना गहरा गड्ढा क्यों? तो हर नदी क्या होता है, अपना रास्ता बनाती है। आपने देखा होगा कि अब मॉनसून का समय आएगा, नदियां क्या होंगी, रास्ता बदलेंगे, और उनके रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसको काटते हुए आगे बढ़ेंगे। सिंधु नदी ने देखा, अच्छा हम बह रहे थे और हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया, अभी बताते हैं। नदी ने कहा अभी बताते हैं, और उसने ऐसा कर दिया। अच्छा ठीक है, इसी ने सिर्फ ऐसा नहीं किया है, यहां पर देखो एक और नदी आएगी, और यह जो नदी है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र देखेंगे तो यहां से क्या कर रही है, प्रवेश कर, इसने भी क्या किया है, यहां पर एक गॉर्ज का निर्माण किया है। तो इसीलिए लिखा जाता है कि जो हिमालय का विस्तार है वह सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो हिमालय है हम इसको कह रहे हैं, लेकिन अगर हम उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर हिमालय को भी कंसीडर करें तो इस गॉर्ज से आगे भी, हाँ, लेकिन कंटिन्यूअस रूप से हमें यहां तक ये पर्वत देखने को मिलेगा, और फिर इसका एक विस्तार हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो सामान्यतः जब हम हिमालय की बात करते हैं तो यही जो है कि रेंज हमारे दिमाग में आता है। इसीलिए कह दिया जाता है कि सिंधु गॉर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक क्या है, हिमालय का विस्तार है। क्या हम इसको समझ पाए? एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सर टेलीग्राम चैनल नहीं ओपन हो रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, 2 टेलीग्राम चैनल होंगे, 2 टेलीग्राम चैनल होंगे, कोई भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी नहीं है, अगर इसमें नहीं है अभी, है ना, हो तो रहा है बच्चे, अभी हमने देखो करके देखा, हो रहा है। और अगर नहीं है तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल और बताता हूं,
सुनील वर्मा द आईएएस मेंटर, ठीक है, सुनील वर्मा द आईएएस मेंटर, इसको सर्च कर लीजिएगा। जिन लोगों को लिंक टेलीग्राम के लिंक में दिक्कत हो रही है यहां पर जो पढ़ा है, तो पहली बात तो अगले वीडियो में दोनों ही टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा। और भी दिक्कत हो तो सर्च कर लीजिएगा, या तो रिजल्ट मित्रा @रिजल्ट मित्रा, इससे तुरंत आपको मिल जाएगा, और दूसरा सुनील वर्मा द आईएएस मेंटर, ठीक है। क्या हम लोग पॉइंट क्लियर कर पाए? सर ठीक है, इसको समझ पाए? ठीक है, आगे बढ़ते। तो हमने कहा कि यह सिंधु नदी के गोर्ज से प्रारंभ होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्रा गोर्ज तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में यह क्या करता है, विस्तार रखता है। तो इसका विस्तार अगर हम देखें तो लगभग 2500 किलोमीटर में देखने को मिलेगा। इसका मतलब है ये छोटा मोटा पर्वत नहीं है, इस रेंज की जो लंबाई है काफी ज्यादा है। लेकिन अब मेरा प्रश्न आपसे है, और मैं बता चुका हूं, क्या इसकी लंबाई रॉकीज और एंडीज के बराबर है? क्या रॉकीज और एंडीज के बराबर है? या आप यही बता दीजिए कि एंडीज की लंबाई कितनी है, तो उससे आपको यह पता चल जाएगा कि यह जो हम बड़े स्केल पर हिमालय को देख रहे हैं, क्या यह वास्तव में इतना लंबा है, या फिर एंडीज इससे भी लंबा है, रॉकीज इससे भी लंबा है, ठीक है। पूर्व पश्चिम में इसका जो है कि विस्तार है वो 22 डिग्री में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिम से पूर्व है ना, ये पश्चिम से जो पूर्व है इसका विस्तार 22 डिग्री जो है कि देशांतर में। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, यहां से हमने बताया था ये हमारा सबसे पश्चिमी देशांतर और ये सबसे पूर्वी देशांतर, ठीक है। और इन दोनों में जो डिफरेंस था वह कितने का था? 30 डिग्री देशांतर का। 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर, है ना, 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक था। मिनट्स भी था, लेकिन मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। और यहां से लेकर यहां तक लगभग 30 डिग्री का देशांतरी विस्तार था। अब ये जो हमारा हिमालय है वह स्टार्ट होता है यहां से, ठीक, और कहां तक है? यहां तक है। अब इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये वाला भाग ही बचता है, और इसके कारण यह कितने देशांतर में इसका विस्तार है? 22 देशांतर में। तो 22 देशांतरों में इसका विस्तार हिमालय का देखने को मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय का विस्तार कितनी देशांतरों में है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा और कहिएगा हम ऐसे ही नहीं बताते हैं, लाओ एटलस लाओ, हम बताते हैं। उनको कहना देखो ये है हमारा सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, और देखो थोड़ा सा इधर से कम कर दो और थोड़ा सा इधर से कम कर दो, तो आपको मिल जाएगा 22 डिग्री देशांतर तक का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके उत्तर में हाँ तिब्बत का पठार, अर्थात हिमालय को देखेंगे तो इसके उत्तर में हमें यहां पर मिलेगा तिब्बत का पठार, ठीक है, तथा दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इसके दक्षिण में, अर्थात हिमालय के दक्षिण में, ये आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने को मिलेगा। पश्चिम में इस पर्वतीय भाग की जो चौड़ाई है लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में, अर्थात इस वाले भाग में। क्या यहां पर आपको हिमालय चौड़ा दिख रहा है? और कैसे चौड़ा दिख रहा है कि नहीं, आप यहां का कलर कॉम्बिनेशन देखिए। यहां पर हल्के कलर में दिखाया गया है, पर्वत है, ग्लेशियर है, उनको दिखाया गया। और आप आएंगे तो इधर की ओर ये जो डार्क कलर है ये पतला हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो यही लिखा है कि पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है लगभग 500 किलोमीटर है कि नहीं? देखिए, पश्चिम में लगभग इसकी चौड़ाई क्या है? अधिक है, और पूरब में इसके आधे से भी कम हो जाती है। इसीलिए लिखा है पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 200 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मेरी क्लास में अगर कंफ्यूज हो गए ना बच्चे, फिर समझ ही लो, फिर है ना। देवेश जी कह रहे हैं सर इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट अलग से बनवा दो। प्रभु बना हुआ है, देखिए इंडियन ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग से प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर्स की अलग से है, बेसिक ज्योग्राफी की अलग से है, स्ट्रेटजी की अलग से है। थोड़ा देख तो लीजिए आप लोग भी ना।
एकदम गुरु जी को समझते हैं, एकदम ऑर्डर देंगे गुरु जी हमारे हिसाब से पढ़ो। अच्छा, क्लियर है यहां तक? ठीक है। यह भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार रखता है। अर्थात जो हमारे हिमालयी क्षेत्र है इसका जो विस्तार है लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैंने आपको बताया हमारे जो देश का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें से 5 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वह किसके अधीन आता है? हिमालय के अधीन। और इसी के यहां पर जो राज्य होंगे उनको हम हिमालयन स्टेट के रूप में बोलेंगे। अब ये जो हम हिमालय क्षेत्र देख रहे हैं यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतीय भाग को देख रहे हैं। जब मैं छोटा था, मतलब सब लोग छोटे रहे होंगे ना, तो हम भी मूवी देखते थे और मूवी में दिखाता था स्विट्जरलैंड दिखाता था, है ना, अलास्का दिखाता था, ऑस्ट्रेलिया के पर्वत दिखाता था। तो मैं सोचता था ना कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी क्या करूंगा, यूरोप जाऊंगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख कर आऊंगा। मैं भी क्या करूंगा, यूएसए जाऊंगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख कर आऊंगा। ऑस्ट्रेलिया तो जरूर जाऊंगा क्योंकि वहां पर एक मूवी बनी थी भाग मिल्खा सिंह भाग, उसमें ऑस्ट्रेलिया का सीन दिखाया। उसमें उन्होंने अपने पर्वत को ऐसा दिखाया है जैसे उनका पर्वत चंद्रमा पर जा रहा है। इसी को बोलते हैं ब्रांडिंग। और जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला रे ये तो कुछ है ही नहीं, जिनको मैं जहां मैं जाना चाह रहा था तो ऊंचे है ही नहीं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत तो यहीं पर है ना। तो हमने कहा ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, ज्ञान की कमी थी। अब समझो हम विश्व के ऐसी चीजों से संपन्न हैं। मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, भारत कुछ ना करे। ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये जो पूरा क्षेत्र है, यह जो पूरा क्षेत्र, यहां के पर्वतीय भाग का ब्रांडिंग कर दे, यहां पर पर्वतीय जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको बढ़ावा दे दे, यहां पर शांति स्थापित हो जाए। पैसा, अरे इतना पैसा आएगा ना कि कहीं नहीं है। आपको पता है ना सबसे ज्यादा पैसा जो लगता है सर्विस में लगता है। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे आसानी से कम कीमत मिल जाएगा, सेवा आसानी से नहीं मिलती। यहां पर अगर टूरिज्म को हम प्रमोट कर ले गए, मैं सही बता रहा हूं, इंडिया की जो जीडीपी है ना अपने आप 2-4% बढ़ जाएगी। इतना पोटेंशियल है। क्योंकि जब हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, सिर्फ यहां थोड़ी देंगे, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में नदी, पहाड़, पठार, जंगल सबको प्रमोट करें। लेकिन हमें क्या आता है? ब्रांडिंग आता ही नहीं। हमें जो आता है हिंदू मुस्लिम करेंगे, हमें जो आता है हम जात के नाम पर अलग होंगे, हमें जो आता है हम क्षेत्रवाद के नाम पर अलग हो जाते हैं, हमें जो आता है हम आईपीएल की टीमों में बढ़ जाते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, खेल को खेल की तरह आईपीएल की टीम में बैठ गए, ये मेरी टीम है, वो उसकी टीम है। अरे प्रभु, है ना, ऊपर उठो। चल ठीक है। तो यह जो हम हिमालय क्षेत्र देख रहे हैं इसकी एक विशेषता है कि भैया एशिया में विश्व के सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं और एशिया में 7300 मीटर से अधिक ऊंची 94 चोटियां हैं, जिसमें से 92 जो चोटियां हैं वह इसी हिमालय और कराकोरम रेंज में। अभी मैं दिखाऊंगा कराकोरम रेंज यहां पर है, तो अभी दिखाएंगे कराकोरम और हिमालय को मिलाकर 92 ऐसी चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 7300 मीटर से अधिक ऊंची। अब मैं आपसे कुछ चीज पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा कि 7300 से अधिक ऊंची चोटियां, है ना, निम्न में से किस किस महाद्वीप में है? पहला है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है यूरोप, तीसरा है ए बी सी, तीसरा है अफ्रीका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब बताइए इनमें से, अब आपके पास ऑप्शन होंगे, है ना, इसको 1 कर लो, 1 2 कर लो, ठीक है, 1 2 3 4। ऑप्शन होगा ए, है ना, 1 सभी में है, बी 1 और 2, है ना, सी 2 और 3, डी, है ना, 1 2 3। बताइए क्या होगा आंसर?
सर ये कौन से नंबर की क्लास चल रही है? डियर, आपने अगर आप देखा होगा तो जब आप क्लास का लिंक खोलते हैं तो उसके ऊपर थंबनेल जो होता है ना, तो उस पर लिखा होगा, शायद ये इंडियन ज्योग्राफी की 5वीं या 6वीं क्लास होगी, थंबनेल पे लिखा होगा या इसके टाइटल पे ही लिखा होगा, ठीक है, इसके टाइटल पर लिखा होगा, नहीं लिखा है? थंबनेल देख लीजिएगा और इसकी पूरी प्लेलिस्ट है ना, पूरी प्लेलिस्ट है। तो अब देखिए, क्या आपको कोई भी ऐसा जो है कि पर्वत मिलेगा जिसकी, नॉर्थ अमेरिका में कोई ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 7300 मीटर भी हो? क्या यूरोप में है? क्या अफ्रीका में है? क्या ऑस्ट्रेलिया में है? देखो, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, वो भी इतनी ऊंची नहीं है। यूरोप की एल्ब्रोज, वो भी इतनी ऊंची नहीं है, ठीक है। सी अफ्रीका माउंट किलिमंजारो, वो भी इतनी ऊंची नहीं है। ऑस्ट्रेलिया माउंट कोशेस्को, वो भी इतनी ऊंची नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि हम विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतीय भाग को धारित करते हैं। हमारे यहां पर विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतीय भाग है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस हिमालय का वर्गीकरण देखना है। हम ट्रांस हिमालय देखेंगे, फिर हम ग्रेटर हिमालय देखेंगे, फिर मिडिल देखेंगे, शिवालिक देखेंगे और फिर इनकी हम विशेषताओं को देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमें देखना होगा वह यह है कि भाई ये हिमालय बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यह प्रश्न आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तेजस्वी सर, आप तो हमें विवादों के बारे में बता रहे थे ना, फिर ये दूसरा टॉपिक कैसे स्टार्ट कर दिया आपने? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कल वाली वीडियो पूरी देख लीजिएगा। मैंने 2 वीडियो विवादों पर ही खर्च किए हैं, जिसमें भारत जो है कि सरक्रीक विवाद बता दिया है, कच्चा तीवू विवाद बता दिया है, सियाचिन विवाद बता दिया है ना, और जो है कि चाइना के साथ जो विवाद है वो बता दिया है। उसमें नेपाल बचा है, लेकिन नेपाल के विवाद को समझने के लिए यहाँ से होकर गुजरना होगा। और उसी क्लास में मैंने बोला था कि हम लोग आगे के जो विवाद वाले एरिया हैं उनको तब देखेंगे जब हम कुछ भारत के विषय में बेसिक जानकारी आपको बता दें। ठीक है, तो उसमें बोला था, वो आपने वीडियो देखा नहीं होगा, आपने मुझ पर क्या कर दिया, गोली मार दिया, गोली दाग दिया। ऐसा मत करिए, ऐसे हड़काते नहीं, डराते नहीं ऐसे ना, गुरुजी डर जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करते ना। ठीक है, चल आगे बढ़े। अब आज हैं हम हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा, सब लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं ना। देखो, मैंने पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया, फिर इंडियन ज्योग्राफी, ताकि यहां पर जो हमें चीजें जरूरी हैं उसका हमें कॉन्सेप्ट कहां मिल जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताया था। और मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताते हुए आपको यह कहा था कि जब क्या होता है, 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं, जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे प्रवेश कर जाती है। अब इन प्लेटों के नीचे होता है मैग्मा। इन प्लेटों के नीचे क्या होता है, मैग्मा। अब ये जो मैग्मा है, यह जो मैग्मा है क्या करेगा, इस प्लेट को भी गलाएगा। ये प्लेट भी जैसे जैसे गहराई में जाती है ये क्या हो जाएगी, मैग्मा बन जाएगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि जब 2 भाग टकराते हैं, 2 महाद्वीपीय भाग टकराएंगे, तो चूंकि दोनों भाग क्या हैं, ये प्लेटें हैं, और ये कौन सी प्लेटें हैं, महाद्वीपीय प्लेटें। और जिनको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिन्होंने नहीं पढ़ा, हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी नहीं पढ़े होंगे तो मान लेते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं।
अब देखो ये भी एक महाद्वीपीय भाग है, ये भी एक महाद्वीपीय भाग है। जो महाद्वीप होते हैं उस पर होती हैं नदियां। अब ये नदियां क्या करेंगी, दोनों ओर से आएंगे, और नदियां जब दोनों ओर से आएंगे तो बीच का जो भाग है यहां पर क्या करेंगे, अपने सेडिमेंट अर्थात अवसाद को एकत्रित करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेडिमेंट भर जाएगा। सेडिमेंट का मतलब है बालू होगा, मिट्टी होगा, है ना, ये सब चीजें भरती चली जाएंगे। आपने देखा होगा कि बरसात के समय में जो नदियों का जल है उसमें कितना ज्यादा सेडिमेंट होता है, कितना ज्यादा अवसाद होता है। सर कॉपी में ऐसे ही लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है क्या? देखो पहली बात तो यह है कि जो चीजें मैं वहां पर लिख रहा है, इसका जो ये मैटर आता है इस तरह से आता है, इसका तो पीडीएफ मिलता है, टेलीग्राम पर पीडीएफ डाला जाता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो ऐसा कुछ भी होता नहीं, पूरा लिख के पढ़ाता हूं, तो उसका नोट्स आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे। अब यहां पर जैसे है तो आप क्या करो, आप यहां पर जितने देर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इतने देर में आप लिख नहीं सकते हो। मैं एक पॉइंट जैसे लाता हूं उसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक्सप्लेन जितने देर में करता हूं उसके 20% भाग में ही क्या 20% समय में ही आप लिख सकते हो। तो लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। देखिए यहां पर है, हमने कहा कि दो महाद्वीपीय भाग हैं, दोनों महाद्वीपीय भागों से नदियां आती होंगी। यह नदियां अपने साथ बहुत ढेर सारा सेडिमेंट अवसाद लेकर आते होंगे। अवसाद क्या हुआ, एकत्रित होता रहा। अब जब अवसाद एकत्रित होगा और इस अवसाद पर दबाव पड़ेगा, जैसे कि मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूं, सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाइए और चूंकि क्या हो, बहुत कठोर है नहीं, और दोनों हाथों में ग्लव्स पहनिए। अभी बहुत ज्यादा ठंडा ना हुआ हो, आप उसको क्या कीजिए, डालिए, है ना, आप उसको क्या कीजिए, ऐसे दाबिए। जब उसको दाबेंगे तो क्या होगा, वह भाग ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक है, वो भाग क्या होगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक इसी तरह से जब महाद्वीपीय भागों के बीच में कहीं पर अवसाद ज्यादा हो तो क्या होता है, उस अवसाद पर दबाव पड़ने से वह ऊपर उठ जाता है। ठीक हमारे हिमालय के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अभी कहानी इतनी आसान है नहीं। क्या हम सब लोग भूमध्य सागर को जानते हैं? क्या हम सब लोग भूमध्य सागर को जानते हैं? क्या हम लोगों ने मेडिटेरियन जो है कि सी देखा है? भूमध्य सागर अफ्रीका से उत्तर में, यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर सब लोग देख रहे हैं। एटलस हो तो खोल कर देख लीजिए। एटलस तो होगा ना आप लोगों के पास, है सबके पास? ठीक है, चल अभी जो भूमध्य सागर है अभी आप देखेंगे तो एशिया के पश्चिमी भाग में, ठीक है, इजराइल वाला जो भाग है, फिलिस्तीन वाला जो भाग है, तुर्की वाला जो भाग है वहां पर, और फिर यूरोप से दक्षिण और अफ्रीका से उत्तर की ओर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बताऊं, ये जो भूमध्य सागर है पहले ये पूरब की ओर हुआ करता था, अर्थात ये जो भूमध्य सागर है सिर्फ यही नहीं था, इधर भी था। और कहां तक था, जहां तक आज हमारा हिमालय का पूर्वी भाग है। अर्थात यह वाला जो हम भाग देख रहे हैं ना, यहां पर यह इधर पश्चिम की ओर आइए ऐसे, यहां पर क्या था, एक गहरा भाग था, यह एक छिछला गहरा भाग था। आज ये जो भाग है यहां पर बचा हुआ, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। और यहां का जो गहरा भाग था वो गायब हो गया। कैसे गायब हुआ समझिए, यहां पर यह जो एक क्या था, छिछला बेसिन समझते हैं। जैसे आप जब थिएटर में मूवी देखने गए होंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे, तो एक ऐसा टब टाइप का होता है जिसमें टोटी लगी होती है, उसमें आप क्या करते हैं, ऐसे हाथ धुलते हैं और वो गड्ढे नुमा कटोरे नुमा भाग होता है, पानी उसमें से चला जाता है। तो यहां पर क्या था कि एक तेथिस सागर था। जो भूमध्य सागर है ना, इससे पहले इस जो सागर जब पूरा इसका विस्तार था, जब यह भूमध्य सागर पूरा यहां तक विस्तार रखता था, तब इसको हम बोलते थे तेथिस सागर। और तेथिस सागर एक प्रकार की भूसन्नति थी। भूसन्नति को इंग्लिश में बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। क्या बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन। सिंक समझते तो उसी से बना है जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति। अच्छा, अब भूसन्नति क्या होती है, मान लेते हैं यह दो उठे हुए भाग हैं, दो ऊंचे भाग, दो ऊंचे भागों के बीच में यह एक जो गहरा गड्ढा होता है,
है ना, उनके दो ऊंचे उठे हुए भागों के बीच में जो बीच का एक गहरा भाग होता है उसको बोलते हैं भूसन्नति। तो हुआ क्या कि यहां पर एक भूसन्नति थी और इसी भूसन्नति में क्या होता था, नदियां लाकर अपना जल गिराती थी। इसको समझने के लिए यहां पर आइए, एक सेकंड, ये देखिए यहां पर है आपकी यूरेशियन प्लेट, यहां पर है यूरेशियन प्लेट और यह जो भाग है ना, यह वाला भाग है ना, इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक, यह ऐसे अभी मान लीजिए, ठीक, ये वाला भाग, ये जो भाग है आपको पता है, ये वाला जो भाग है ना, ये कहां था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ये कहां से था, अफ्रीका से अफ्रीका से टूटकर, अफ्रीका से टूटकर क्या हुआ था, यह ऊपर की ओर बढ़ा था। अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो यहां पर आया तो इसको एक गहरा गड्ढा मिला और यहां पर क्या हो रहा था, इधर से आने वाली जो नदियां हैं यह यहां पर था गहरा गड्ढा, ठीक, और यही भाग अभी भी इधर, इसका विस्तार इधर भी था। तो ये पूरा जो भाग था यही था 33 भूसन्नति जियोश्रृंखलाएं। इसमें नदियां दोनों तरफ से आकर नदियों ने क्या किया, अवसाद एकत्रित किया। अब देखो यह जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है यह उत्तर की ओर बढ़ रहा है और यह क्यों बढ़ रहा है, यह इंडियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कह सकते हो, इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट क्या हुई, आगे की ओर बढ़ी, सामने मिला इसको यूरेशियन प्लेट और दोनों प्लेटों के बीच में मिला एक गहरा गड्ढा जिसमें भरा था ढेर सारा अवसाद। अब एक हाथ आपका, एक हाथ इसका, है ना, दोनों हाथों से ऐसे क्या कीजिए, आप आगे बढ़ाइए, बीच में आपको कोई सेडिमेंट मिलता है, उस सेडिमेंट पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा और दबाव जब पड़ेगा तो सेडिमेंट क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ, यह हमारा एक प्लेट जो कि हमारी इंडियन प्लेट, सामने से ही यूरेशियन प्लेट, दोनों प्लेटें एक दूसरे के करीब आई, इनके बीच में जो अवसाद था वही अवसाद क्या हुआ, मुड़ गया और इसी अवसाद पर जब दबाव पड़ा तो धीरे धीरे हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ। अर्थात इसमें पहले क्या हुआ, सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर ग्रेटर बना, फिर मिडिल बना, फिर शिवालिक बना। अर्थात धीरे धीरे ये चूंकि आगे बढ़ने की दबाव की क्रिया सतत रूप से जारी रही, इसलिए यहां पर पैरेलल कुछ क्या बने, रेंज बने। जैसे अब देखो एक चीज है, ये मान लो है ना, ऐसे मैंने एक बार ऐसे दबाव डाला, ये ऐसे हो गया, अब फिर से मैं दबाव डालूंगा तो क्या होगा, दबाव धीरे धीरे पड़ेगा तो इसमें कई फोल्ड पड़ जाएंगे। जैसे सूजी का हलवा, एक को क्या करो, ऐसे तुरंत दाब दो, पूरा ऊपर उठ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दाबते रहो और धीरे धीरे दाबते रहोगे तो देखना उसमें लहरदार मोड़ पड़ जाएगा। बस हलवा क्या होना चाहिए, ना तो बहुत लिक्विड में होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए। तो देखिए जब हमारे मिट्टी वाले जो भाग होते हैं, जैसे प्लास्टिक का एक टुकड़ा लो और प्लास्टिक का टुकड़ा लो, स्टील का कोई टुकड़ा लो, एल्युमिनियम का कोई टुकड़ा, उस पर ऐसे दबाव डालो तो देखेंगे उसमें क्या होगा, मोड़ पड़ते चले जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे दो प्लेटों के बीच में जो सेडिमेंट था, उस सेडिमेंट पर फोर्स पड़ने के कारण, दबाव पड़ने के कारण हिमालय जैसी संरचना का निर्माण हुआ। क्लियर कर पाए? इसको मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ज्यादा अच्छे से और एक एक तरीके से बताया, क्योंकि वहां पर यही सब चीजें हो रही होती कि एंडिज का निर्माण, रॉकेज का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का, वहां पर मैंने और अच्छे से समझाया है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा समझाना जरूरी था ताकि आप इसको कोरिलेट कर सके। क्या हम लोग समझ पाए? ठीक है। एक स्टूडेंट लेकिन सर मेरी क्लास की टाइमिंग रोज छूट जाती है, टाइम बता दीजिए। अगर रोज क्लास में आते हो तो क्लास छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार बोला जाता है टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। टेलीग्राम पर हर क्लास की सूचना मिलती है, अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े होंगे तो इन्हें पता चलता होगा। और बाकी क्लास की टाइमिंग एक बार नहीं, मैं 10 बार बता चुका हूं कि भैया सुबेरे 10 बजे होती है इंडियन ज्योग्राफी, 3 बजे होता है करंट अफेयर्स, 5 बजे होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी और 8:30 पर होता है करंट अफेयर्स। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, तो करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब यह है, समझिए कि आप कहते हो कि सर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, तो मैं पूछूंगा
कि क्या करंट अफेयर्स के बिना आईएएस की तैयारी हो सकती है? क्योंकि करंट अफेयर्स न्यूज नहीं देखना है, हमें मुद्दों को समझना होता है। आप मुद्दों को नहीं समझोगे, आप मणिपुर के विवाद को नहीं समझोगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के विवाद को नहीं समझोगे, या जो भी मैं टॉपिक लेकर आता हूं उनको नहीं समझोगे, तो आप कभी भी ना तो मेंस लिख पाओगे अच्छा, और ना इंटरव्यू के लिए तैयार हो पाओगे। यहां तक क्लियर हो गया? 2024 के लिए अभी से सीए पढ़ना है, लेट हो चुके हो। जब भी आपको पेपर देना है, पहली बात तो जो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं वो प्रीलिम्स वाला नहीं होता, लेकिन प्रीलिम्स वाला भी जो मैगजीन वगैरह होती हैं, जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूं वो तो अभी नहीं, जिनको 2028 में भी पेपर देना है ना, वो भी करंट अफेयर्स पढ़ें जो मैं पढ़ाता हूं। लेकिन कोई ऐसा करंट अफेयर्स पढ़ाता है जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी वो 18 महीने का पढ़ना चाहिए। 18 महीने का मतलब जब प्रीलिम्स है उससे 18 महीने का प्रीलिम्स का करंट अफेयर आपके पास होना चाहिए। जो मैं पढ़ाता हूं वो तो मुद्दे हैं, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तो हमेशा आपके काम आएंगे। तो जिनको 2028-30 में भी देना है ना, वो भी मेरा वो करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। यहां समझ पाए सब लोग? चलो, एक लोग पूछे ना सर पहले ये बता दो एटलस कैसे समझें। एटलस की क्लास, मैपिंग की क्लास होगी तो बताया जाएगा। धैर्य रखिए, है ना, मुझे मत हड़काइए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। कैसे कुछ भी पहले बताओ गुरुजी, पहले बताओ। ठीक है, चल यहां हम समझ पाए। तो हिमालय के निर्माण को समझने के लिए हमने क्या किया, प्लेट टेक्टोनिक वाला जो सिद्धांत बताया था उससे हमने जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हिमालय का वर्गीकरण देखेंगे। तो वर्गीकरण में ट्रांस हिमालय, उसकी विशेषताएं, उसकी चोटियां, उसके दर्रे, उसके ग्लेशियर देखने हैं। ठीक इसी तरह से हम ग्रेटर हिमालय में, मिडिल हिमालय में और शिवालिक हिमालय में इन चीजों को देखेंगे। लेकिन चूंकि अभी जो है क्लास लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, तो इसके आगे की हम जर्नी कल तय करेंगे। ठीक है, अभी हम मिलेंगे करंट अफेयर्स के स्पेशल सेशन में। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आपने देखा, मेरा प्रयास यह है कि किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझाया जाए, ना कि सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए। तो हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। कृपया जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता हो हमारे प्लेटफॉर्म का, उसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा है। आप जितना हमें बूस्ट करेंगे, है ना, जितना आपका प्यार मिलेगा, हमारी पूरी टीम, अब पूरी एनर्जी हम लगा रहे हैं, हम और विकल्पों पर विचार करेंगे कि हमें बच्चों को और क्या जल्दी से जल्दी दे देना है। तो सब कुछ आपके भरोसे है। हमने तो आपको मित्र मान लिया है रिजल्ट के लिए, अब आपको अपनी मित्रता निभानी है। हम अपनी मित्रता पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। आप नहीं निभा रहे हैं तो देख लीजिएगा, है ना, आपको निभाना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक गुरु से, एक जो है कि आपको एजुकेट करने वाले व्यक्ति के साथ आप अगर ईमानदार नहीं हो पाए, तो सोचिएगा आप अंदर से कैसे हैं और आप किसके प्रति ईमानदार हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं आप सबसे सहयोग की उम्मीद करूंगा। मेरी टीम मुझे कई मैसेज डेली दिखाती है कि सर कुछ बच्चे लिख कर भेजते हैं कि हम बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। तो हमारी टीम बड़ी प्यारी रिप्लाई देती है कि आप अगर ऐसा करके खुश हैं तो हम आपसे कभी भी जो है कि शेयर करने के लिए नहीं बोलेंगे। तो आपकी चॉइस की पार्ट है। ठीक है, जो लोग नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल मत करिएगा, तनाव में मत आइएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को हम निःशुल्क एजुकेट करें। हो सकता है आप ना सोचते हो सकता है आपकी सामाजिक सोच कुछ और हो सकता है आप इतना कोऑपरेट ना करते हो। तो हम तो ये कहेंगे कि आप हमसे अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, हम अपनी तरफ से 100% देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।